हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस आईसी 11 का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का नाम है क्लेम्स। तो देखिए, इस चैप्टर में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया, इंश्योरेंस में दिए जाने वाले क्लेम्स का क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या उसका बेसिक्स है ना। तो ये सारी चीजें जो हम आज चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ द क्लेम, वर्क थ्रू द क्लेम प्रोसेस, उसके बाद हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ क्लेम्स मैनेजमेंट, और एंड में है क्लेम से रिलेटेड जो मेन इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले आप एक पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आई थिंक इस पिक्चर को देख के आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो पिक्चर है ये कब की है। ये है 9/11। और 9/11 एक ऐसा हादसा है जिसे कि सारी दुनिया जो है वो कभी भुला नहीं सकती है। तो देखिए, 9/11 का जो ये पिक्चर आपको दिखाई गई है केस स्टडी के रूप में, ये इसलिए दिखाई गई है क्योंकि इस हादसे में बहुत से लोगों की जानें गई, है ना। और उससे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर अफेक्ट रहा है, उसके बारे में ये जानने के लिए हमने ये पिक्चर ली है। तो देखिए, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था कब, सितंबर 11 यानी कि 11 सितंबर, इसीलिए उसे 9/11 कहते हैं। 2001 में कहाँ पे हुआ था? ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द न्यूयॉर्क। was the most expensive loss in the history of insurance industry। तो देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ना ये सबसे बड़ा लॉस रहा है। इट इज एन एक्सट्रीम केस स्टडी ऑफ सो मेनी facets of insurance claims। It resulted in numerous life insurance claims from the deaths of people on board 4 aircrafts and people who died in the twin towers and outside। तो देखिए, सबसे बड़ा जो लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम आए हैं, बहुत ज्यादा क्लेम आए, क्योंकि देखिए, जो ट्विन टावर्स थे उनके अंदर जो लोग थे उनकी तो डेथ हुई। फिर जो एयरक्राफ्ट से जिनसे उन पर अटैक किया गया था, है ना, तो उनमें भी जो लोग थे उनकी भी डेथ हुई। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, तो इससे लाइफ इंश्योरेंस के बहुत ज्यादा क्लेम्स आए। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, इट इम्पैक्टेड द एविएशन इंश्योरेंस इन अ बिग वे। ठीक है ना। तो देखिए, एविएशन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जो हवाई जहाज की इंश्योरेंस की जाती है, तो एविएशन इंश्योरेंस को भी इसने बहुत इम्पैक्ट किया। इट चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, है ना, टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के भी जो पॉइंट्स होते थे, या फिर जो भी उन्होंने अंडर राइटिंग में पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, उन सारी चीजों को इसने इम्पैक्ट किया, तो उसमें चेंजेस आई। It also impacted the business interruption insurance, liability insurance and health insurance etc। तो देखिए, जितनी भी तरह तरह की इंश्योरेंस थी ना, जो जो भी उस हादसे से रिलेटेड थी, उसने उन सभी को इम्पैक्ट किया। कुछ ना कुछ चेंजेस जो हुई उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अफेक्ट बहुत रहा है। तो इस वजह से ये हमने जो क्लेम की बात हुई है ना, जब चैप्टर क्लेम का कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक था या ये केस स्टडी हमने की है। अब हम जानेंगे कि बेसिकली क्लेम होता क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन कह रही है, अ क्लेम इज अ नोटिफिकेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी requesting the payment of an amount on the happening of a specified event under the terms of the policy। तो देखिए, इस जो भी डेफिनेशन दी गई है या पैराग्राफ जो दिया गया है, इसके हिसाब से जो क्लेम है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी को दी जाने वाली एक नोटिफिकेशन है, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई स्पेसिफाइड इवेंट हो गया है, और पॉलिसी की टर्म्स के हिसाब से जो भी इवेंट हुआ है या जो क्लेम आया है उसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट बनती है वो मुझे दी जाए। या फिर सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि देखिए, जब इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है ना, तो ये दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक व्यक्ति है इंश्योर्ड और दूसरा है इंश्योरर, या फिर जिसे कि आप इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं। अब इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें जो इंश्योर्ड है ना, वो ये प्रॉमिस करता है कि मुझे जो आपने इंश्योरेंस दी है, इसके बदले में मैं आपको इतना प्रीमियम दूंगा। और जो इंश्योरर होता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, वो ये प्रॉमिस करती है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो मैं आपको
इतना क्लेम देने का वादा करता हूँ या प्रॉमिस करता हूँ। तो बस क्लेम यही है, ये एक नोटिफिकेशन होती है इंश्योर्ड की तरफ से कि भाई मेरे साथ मिसहैपनिंग हो गई है या मेरी प्रॉपर्टी के साथ मिसहैपनिंग हो गई है, तो पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से जो मेरा क्लेम बनता है वो मुझे आप दे दीजिए। तो इसे कहते हैं हम क्लेम। अब जो मेन बात आई ना कि जब क्लेम हो जाए, यानी कि क्लेम आ गया है किसी का मिसहैपनिंग होगी तो क्लेम आ जाएगा, तो क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लेम अकर्स। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो क्लेम अगर हो गया तो सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, ए पॉइंट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कॉन्टिंजेंसी अकर। तो देखिए जब क्लेम आया तो सबसे पहले क्या, क्लेम आने का मतलब क्या है, कोई मिस हैपनिंग हो गई है ना। तो कहा गया है कि एन इवेंट दैट इज मिस हैपनिंग हैज हैपेंड which the insured believes falls within the scope of his or her policy। तो मिस हैपनिंग हो गई और इंश्योर्ड को ये बिलीव है कि ये जो मिस हैपनिंग है वो उसकी पॉलिसी जो है उसे कवर कर लेगी। तो सेकंड जो स्टेप रहेगा क्लेम होने में, वो क्या रहेगा, इनिशियल इंटीमेशन ऑफ द क्लेम। तो क्या करना है इंश्योर्ड को कि जो भी क्लेम है ना उसकी इनिशियल इंटीमेशन जो है वो जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। तो यहाँ पे बताया है कि इट इज द कंडीशन ऑफ मोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट द क्लाइंट हैज टू प्रोवाइड इनिशियल डिटेल्स ऑफ द क्लेम इन राइटिंग इमीडिएटली व्हेन इट हैपेंस। मतलब जब क्लेम आ जाए तो राइटिंग में इंश्योरेंस कंपनी को इसकी इंटीमेशन जो है वो जल्दी से जल्दी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है फॉरवर्डिंग द फर्दर डिटेल्स। Under many policies, the insured has a responsibility to report the claim immediately to the insurer, usually requesting this in a formal claim form, which leads the insured to confirm the basic details such as। अब देखिए फॉरवर्डिंग द डिटेल्स का मतलब है कि मोस्टली सभी पॉलिसीज में ये रहता है कि क्लेम फॉर्म रहता है, तो उसमें रिटन फॉर्म में क्लेम की जो जानकारी है वो इंश्योरर को प्रोवाइड करनी होती है। अब इस जो फॉर्म रहता है ना, ये इसमें बेसिक नॉलेज जो जानकारी रहेगी ना वो क्या रहेगी, जो बेसिक डिटेल्स रहेंगे, इसमें पॉलिसी होल्डर की डिटेल होंगे, जैसे कि उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पॉलिसी नंबर हो गया, लोकेशन ऑफ द क्लेम यानी कि क्लेम जो है वो कहाँ हुआ है, मिसहैपनिंग जो हुई है कहाँ पर हुई है, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग द टाइम एज वेल एज डेट, और पूरी जानकारी सर्कमस्टांसेस की कि किस समय किस तारीख को ये जो मिसहैपनिंग हुई है वो उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगला जो स्टेप है वो है इन्वेस्टिगेशन। वंस द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, द इंश्योरर विल एग्जामिन द फैक्ट्स टू चेक एस्पेक्ट्स सच एज द फॉलोइंग। तो देखिए पूरी जानकारी जब उसे मिल गई है इंश्योरर को तो वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से। और क्या क्या चेक करेंगे, क्लेम इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी। सबसे पहले तो वो देखेंगे कि जो क्लेम दिए की रिक्वेस्ट आई है ना वो पॉलिसी के अंडर कवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पॉलिसी कंडीशंस हैव बीन कंपाइल्ड विद, और जो पॉलिसी की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हैं। वेदर द अमाउंट क्लेम्ड फॉर इज विद इन द पॉलिसी सम इंश्योर्ड और लिमिट, और जितना अमाउंट का क्लेम जो है वो किया गया है क्या वो पॉलिसी की सम इंश्योर्ड लिमिट के अंदर आ रहा है या फिर उससे ज्यादा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा ऑफर और नेगोशिएशन और डेक्लिनेचर, यानी कि या तो वो ऑफर करेंगे क्लेम की वैल्यू या फिर नेगोशिएशन करेंगे या फिर डिक्लाइन कर दिया जाएगा, मतलब या तो दे देंगे या नेगोशिएशन होगी या फिर मना कर देंगे कि नहीं देंगे, है ना, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पर। तो विद अग्रीमेंट ऑफ क्लेम एडमिसिबिलिटी एंड द क्वांटम विल कम एन ऑफर टू द इंश्योर्ड relating to the settlement of the claim। तो देखिए जो भी अग्रीमेंट हुआ है क्लेम एडमिसिबिलिटी के हिसाब से, तो या तो देखिए वो जो क्लेम की वैल्यू है अगर सारी टर्म्स कंडीशंस प्रॉपर हैं तो वो ऑफर कर देंगे इंश्योर्ड को, या फिर सेटलमेंट भी हो जाती है क्लेम में, है ना। इफ द सेटलमेंट ऑफर इज एक्सेप्टेड क्लेम इज सेटल्ड। तो अगर जो सेटलमेंट दी गई है वो इंश्योर्ड एक्सेप्ट कर लेता है तो क्लेम हो जाता है सेटल। और अगर जो सेटलमेंट है वो डिक्लाइन कर दी जाती है देन बोथ पार्टीज मूव टू द नेगोशिएशन स्टेज with discussions until an agreement is reached। उसके बाद होती है फाइनल सेटलमेंट। Once the agreement is reached on quantum etc, the claim will be settled accordingly। तो देखिए जब ये agreement जो है वो एक particular point तक पहुंच जाता है, settlement तक पहुंच जाता है, तो उसके हिसाब से final settlement हो जाती है। This could be done by check
और इट कुड बी थ्रू द नंबर ऑफ अदर फॉर्मेट्स। तो देखिए ये चेक्स के थ्रू भी हो जाता है या फिर और भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि रीइंस्टेटमेंट, रीबिल्डिंग, रिस्टोरेशन, रिपेयर एक्सेट्रा। The final payment figures will be entered against the claim with any outstanding estimate replaced or reduced to zero। सेटलमेंट के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो है क्लोजर। तो यहाँ पर बताया गया है कि once the settlement issues have been completed then the insurer will look towards। तो देखिए सेटलमेंट हो गई ना, अब जो इंश्योरर है उसका अगला काम क्या है, क्लोजिंग द फाइल, फाइल क्लोज कर दी जाएगी। एग्जामिनिंग द पोटेंशियल ऑफ रिकवरी, और उसके बाद देखेंगे कि भाई रिकवरी की कुछ आवश्यकता है, और रिकवरी कैसे करते हैं वो, या तो बाय सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन या फिर सैल्वेज के हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्लेम्स कोडिंग की। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इन मॉडर्न इंश्योरेंस वर्ल्ड इट इज critical that the operating functions and management keep a track of what is happening। तो देखिए आजकल जो इंश्योरेंस है ना वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो अब ये मैनेजमेंट के लिए कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पूरा ट्रैक रखना कि क्या हो रहा है। बट विद द आईटी सिस्टम मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर्ड इन द रियल टाइम, है ना। रियल टाइम डाटा के हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट रहती है। As long as the input data have been entered accurately, remember GIGO। तो आईटी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि रियल टाइम में सारा काम होता है, और एक शब्द यहाँ पर दिया गया है गीगो। अब क्या चीज है ये गीगो? तो देखिए गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो क्योंकि देखिए आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, वो आईटी की हेल्प से चलती हैं। मतलब जितना भी हमने डाटा स्टोर करना है वो कंप्यूटर में किया जाता है। अब फाइलों में तो जो फिजिकल फाइलें होती थी या फिर मैनुअल फाइलें होती थी पहले, तो उसमें डाटा स्टोर किया जाता था, पर अब किस में किया जाता है, अब कंप्यूटर्स में किया जाता है। तो जो गीगो है यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस फैक्ट पे या इस प्रिंसिपल पर जो है डाटा को प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का काम जो है या तो वो बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रूफ ऑफ लॉस, है ना। नाम से पता चल रहा है प्रूफ ऑफ लॉस, यानी कि जो नुकसान हुआ है, अगर हुआ है, क्योंकि जब बात क्लेम की आ रही है तो क्लेम का मतलब क्या है, क्लेम तभी कोई करेगा ना, मींस क्लेम को तो तभी कोई लेना चाहेगा ना जब कोई नुकसान हुआ है। पर अब इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि भाई नुकसान एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसे कहा जाता है कि प्रूफ ऑफ लॉस, यानी कि अगर नुकसान हुआ है तो उसका प्रूफ क्या है। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना प्रूफ ऑफ लॉस, इसे ना ओनस ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ओनस वर्ड है ना, ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है प्रूफ, विच इज अ लीगल टर्म रिलेटिंग टू द पर्सन हु मस्ट प्रोवाइड द एविडेंस। तो यानी कि ये एक ऐसी लीगल टर्म है जिसमें ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है ना, तो उसे जो है उसका एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। It is a legal obligation to provide proof of what is alleged and it lies within the insured। तो इसका मतलब है कि भाई जो मिसहैपनिंग हुई है उसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा, और ये भी प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इंश्योर्ड है, यानी कि ये इंश्योरेंस के कवर के अंडर आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर इंश्योरेंस। देखिए अंडर इंश्योरेंस का मतलब है कि जितनी इंश्योरेंस करवाई गई है और जो क्लेम आया है, क्या क्लेम की वैल्यू जो है वो इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड के अंडर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। चेक करते हैं कि अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज विल स्पेसिफाई अ सम इंश्योर्ड और अदर लिमिट ऑन द वैल्यू इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी। तो देखिए जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, तो उसके लिए एक सम इंश्योर्ड की वैल्यू स्पेसिफाई रहती है। तो सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि भाई जितनी वैल्यू तक जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, उसे सम इंश्योर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो अंडर इंश्योरेंस वर्ड आया है ना, इसका मतलब क्या है कि व्हेन इंश्योरेंस पॉलिसी डजंट कवर फुल कॉस्ट ऑफ द क्लेम, मतलब जितना क्लेम आ गया है तो हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो पूरी क्लेम की वैल्यू को कवर नहीं कर पाती है, अगर यानी कि सम इंश्योर्ड की वैल्यू कम ली हुई है, तो ऐसे केस को ना अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। This can happen when sum insured is not high enough to cover the full cost of rebuilding,
repairing और replacing all the items as new। तो सीधे शब्दों में है कि सम इंश्योर्ड की वैल्यू है कम पर क्लेम की वैल्यू आ गई है ज्यादा, तो ऐसे केस को अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है। तो अंडर इंश्योरेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए ना हम एक यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सम इंश्योर्ड ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कितनी है, 10 करोड़। ठीक है, ट्रू वैल्यू पर बिल्डिंग की कितनी है, 15 करोड़ है। यानी कि अब देखो, ट्रू वैल्यू थी 15 करोड़, पर इसने जो सम इंश्योर्ड लिया ना व्यक्ति ने, वो कितना लिया, 10 करोड़ का लिया। ठीक है ना। अब आ गया क्लेम। क्लेम सबमिट किया गया फॉर द पार्शियल डैमेज, कितने का, 6 करोड़ रुपए का। सेटलमेंट विल बी बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ 10:15। तो देखिए जब सेटलमेंट की जाएगी ना तो 10:15 यानी कि सम इंश्योर्ड इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग के हिसाब से की जाएगी। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, सम इंश्योर्ड अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ क्लेम। ठीक है ना, यहां पर बनेगी क्लेम की वैल्यू निकल के आएगी। तो सम इंश्योर्ड है 10 करोड़, ट्रू वैल्यू है 15 करोड़, मल्टीप्लाई करवा दो इसको, जो कि क्लेम की वैल्यू आई है कितनी, 6 करोड़ जो सबमिट किया गया है। तो इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4 करोड़। ठीक है ना। अब देखो क्लेम उसका कितना आया, 6 करोड़ का, पर उसको अंडर इंश्योरेंस की वजह से जो पैसा मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 4 करोड़ का मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंडर इंश्योरेंस कैन अराइज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ रीजंस, ऑल्दो यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर इनकरेक्टली असेसिंग द वैल्यू ऑफ रिस्क। जब पॉलिसी होल्डर जो है वो रिस्क की वैल्यू को इनकरेक्टली असेस करता है, या फिर जितनी भी वैल्यू है हमारी प्रॉपर्टी की उससे कम की सम इंश्योर्ड की वैल्यू लेता है, तो जो है अंडर इंश्योरेंस का प्रॉब्लम आ जाती है। और लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि कंडीशन प्रिस्क्राइबिंग द अंडर इंश्योरेंस, उसे कंडीशन ऑफ एवरेज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आर्बिट्रेशन। देखिए आर्बिट्रेशन को हिंदी में मध्यस्थता भी कहते हैं, यानी कि सेटलमेंट सी कर लेना, है ना, इस तरह से समझ लीजिए आप। तो arbitration is introduced in property claims where the insurer has admitted liability under the policy but there is no agreement on the amount being offered। तो देखिए arbitration, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी क्लेम का इन्होंने एग्जांपल लिया है कि प्रॉपर्टी क्लेम में मान लीजिए कि arbitration आ गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इंश्योरर है उसने लाइबिलिटी तो एडमिट कर ली है अंडर पॉलिसी, बट कोई अग्रीमेंट नहीं है जो भी अमाउंट ऑफर किया जाएगा। arbitration condition does vary from company to company and cover to cover। और इसके कुछ एग्जांपल देखिए, उससे फिर आपको क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ arbitrators can be as low as 1 as long as both parties agree but the common numbers are frequently 2। तो देखिए जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है ना वो कम से कम रखे जाएंगे, पर जनरली इसका नंबर 2 रहता है। वन प्रपोज्ड फ्रॉम ईदर पार्टी, और थर्ड अगर कोई है तो वो एम्पायर की तरह काम करेगा। अदर कंडीशन विल रिलेट टू द लोकेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन। दूसरी जो कंडीशन है ना वो आर्बिट्रेशन की लोकेशन पर डिपेंड करेगी। यूजुअली कंट्री ऑफ द पॉलिसी लोकेशन, जहां पर वो पॉलिसी की लोकेशन है जिस कंट्री की वो आ जाएगी। एंड द लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड यूजुअली इन द इंग्लिश। तो मतलब कंट्री और वहां की लैंग्वेज जनरली जो है प्रोसीड की जाती है वो इंग्लिश ही की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ द सेटलमेंट। तो मोड्स ऑफ सेटलमेंट में सबसे पहले यहाँ पर लिया गया है कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट करवा ली जाती है। मतलब पूरा पैसा देने से अच्छा है कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट करवा दो, तो इंश्योरर कह देता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट की ऑफर दे दी जाती है। तो इसमें बताया गया है कि अंडर दिस पॉलिसी कंडीशन द इंश्योरर हैज ऑप्शन फॉर रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग द डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी। देन reinstatement, the objective of insurance as specified in the most policies is to reinstate the policy holder to the position they were in prior to the claim event occurring। तो देखिए रीइंस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पॉलिसी होल्डर को दोबारा उसी पोजीशन पर ले आना जो कि क्लेम होने से पहले जिस पोजीशन में वो था। तो ये इसका मतलब होता है रीइंस्टेटमेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि when policyholder suffers a loss or damage to a 5-year-old item such as piece of manufacturing plant, item of furniture, etc., the insurer is responsible for compensation up to the level of 5-year-old item, not a brand new one। तो देखिए एग्जांपल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए कि कोई पॉलिसी होल्डर है
और उसके ना कोई 5 साल पुरानी चीज थी, कोई गाड़ी थी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था या कोई फर्नीचर था, उसमें कुछ डैमेज हो गया, तो अब इंश्योरर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मतलब उसका जो कंपनसेशन लेवल है ना वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे उस तरह की ही 5 साल पुरानी आइटम जो है उसे वापस उस लेवल पर लाके दे दिया जाए। ये नहीं कि भाई अगर 5 साल पुरानी आइटम को कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, लॉस हो गया है, तो फिर उसको नहीं मिलेगी, है ना। तो इस कंसेप्ट को रीइंस्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है रिपेयर। Further option is for the insurer is to insist on the repair rather than the replacement, where this is economically valid and the repaired item is fit for the purpose। तो मतलब रिपेयर करवा दो ताकि वो वापस जैसा वो काम पहले प्रोडक्ट कर रहा था उसी तरह से वो दोबारा से करने लगेगा। उसके बाद है राइट ऑफ। तो देखिए जो राइट ऑफ है ना, इसका मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि वेयर द रिपेयर ऑफ एन आइटम इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द आइटम, यानी कि अगर जितनी इकोनॉमिक वैल्यू है ना आइटम की, उसकी रिपेयर करने पर ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो इंश्योरर किस बात पर इंसिस्ट करेगा कि भाई इसे तो रेट ऑफ कर दो, मतलब रिटर्न ऑफ कर दिया जाए, और सम इंश्योर्ड की 100% वैल्यू या फिर जो भी इक्विवेलेंट बनता है वो दे दिया जाए, क्योंकि रिपेयर करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। रिपेयर पर जो इतना पैसा लग रहा है वो तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू से भी ज्यादा है, तो ऐसे केस में राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्लेम रिकवरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्लेम रिकवरी जो है ना, इसमें क्या बताया गया है, ये कह रहे हैं कि इन मैनी क्लेम्स देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर इंश्योरर टू रिकवर सम ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योर्ड और थर्ड पार्टी। तो देखिए क्लेम रिकवरी का मतलब क्या है कि भाई ये ऐसी ऑप्शन है ना जहां पर जो इंश्योरर है ना वो इंश्योर्ड से या फिर थर्ड पार्टी से कुछ जो क्लेम की वैल्यू है जो दे दी गई है या एक्स्ट्रा दे दी गई है या फिर कोई गड़बड़ हुई है, तो उससे वो रिकवरी भी कर लेते हैं इंश्योर्ड से या फिर थर्ड पार्टी से। इसका एग्जांपल क्या है, एक्सेस और एंड डिडक्टिबल। मतलब एक्सेस और डिडक्टिबल है वो तो किससे लिए जाएंगे, इंश्योर्ड से। सब्रोगेशन है तो थर्ड पार्टी या फिर उनके इंश्योरर से। कंट्रीब्यूशन है तो भी इंश्योरर से। री इंश्योरेंस है तो री इंश्योरर से। अब यहाँ पर ये जो सब्रोगेशन वर्ड आया है ना, वैसे तो आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा क्योंकि आपने IC01 में इसे पढ़ा है, ठीक है ना। अगर भूल गए हैं तो चलिए चेक कर लीजिए कि सब्रोगेशन क्या है। तो इसमें एग्जांपल देके बताया गया है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज द कार एक्सीडेंट वेयर देर इज नो फॉल्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो मान लीजिए कोई कार का एक्सीडेंट हो गया पर जो पॉलिसी होल्डर है ना हमारा, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, बट द क्लेम्स आर पेड फॉर द डैमेज टू हिज और हर व्हीकल अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, क्योंकि उसकी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव थी, तो जो भी डैमेज था उसका क्लेम की वैल्यू जो थी वो दे दी गई। In this instance, once the claim is settled with the insurer can seek recovery from the driver of the other vehicle who is mainly responsible for the accident, है ना। तो क्लेम तो सेटल हो गया, अब इंश्योरर ने ये पाया कि जो दूसरा ड्राइवर था ना उसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबल था उस एक्सीडेंट के लिए। तो ऐसे केस में फिर वो जो दूसरी पार्टी होगी वहां से इंश्योरर जो है वो रिकवरी करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, सब्रोगेशन का है। और कंट्रीब्यूशन जो है इसे भी एग्जांपल से समझिए। अ टिपिकल एग्जांपल इज अ कैमरा लॉस्ट और डैमेज्ड while on holiday, which may be covered by both a household content policy and a separate travel policy. The insurer who handles the claim can recover a portion of the cost from the other insurer. तो देखिए दो जगह से अगर, मतलब देखिए क्या एग्जांपल का लिया है कि एक कैमरा है ना, और वो हो गया लॉस, तो अब दो जगह से उसका क्लेम ले लिया गया है, हाउस होल्ड कंटेंट पॉलिसी से भी ले लिया और ट्रेवल पॉलिसी से भी ले लिया। तो अब जो इंश्योरर है ना वो रिकवरी करेगा ये, क्यों, क्योंकि दोनों दो दो जगह से अगर क्लेम लिए गए हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए और स्पेशली जनरल इंश्योरेंस में, है ना, तो फिर रिकवरी होगी। तो ये एग्जांपल है किसका, कंट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीकेज। लीकेज इज अ सीरियस इशू विद एनी इंश्योरर। Leakage refers to where the claim team forgets to recover all that is owed to it, that is recovering the excess, exercising its subrogation rights against the third party, obtaining the contribution
from the another insured or obtaining the cash against the salvage items। तो देखिए लीकेज क्या है ना, लीकेज का मतलब क्या है कि कंपनी के जो हित में था वो कंपनी के ही एम्प्लॉयज की गैर जिम्मेदाराना काम की वजह से या एक्टिविटीज की वजह से उसको पूरा नहीं किया गया या रिकवर नहीं किया गया है ना, तो उसे हम लीकेज कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि सब्रोगेशन राइट्स जो है कंपनी के फेवर में है, कंट्रीब्यूशन की वजह से जो रिकवरी करनी है ना, या फिर सैल्वेज आइटम्स जो है उनको रिकवर करना है, और जो इंश्योरर की टीम है जिनका ये काम है रिकवरी का, वो ये नहीं कर पाए हैं, कोई भी मतलब उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहता है उसकी वजह से, तो ऐसी प्रॉब्लम को ना लीकेज कहा जाता है, और ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का काम करता है। सम ऑफ द क्लेम्स रिलेटेड मेन इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स। तो देखिए क्लेम से रिलेटेड कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स। There are the times when the claim is not covered, but it is felt by the senior management that the payment may be made to the insured as a goodwill gesture. In insurance, this is termed as ex gratia payment। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ना कई बार क्लेम्स जो है ना, मतलब क्लेम आ गया मान लीजिए, और जो क्लेम की वैल्यू है वो कवर नहीं है, मतलब जिस चीज पर क्लेम किया गया है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं हो रहा है, पर जो सीनियर मैनेजमेंट है ना उन्हें ये लगता है कि क्लेम दे देना चाहिए गुडविल जेस्चर के लिए, तो ऐसी टर्म को ना इंश्योरेंस में एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहा जाता है। Such payments are totally matter of grace on the part of insurer as there is no लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ये सिर्फ एक गुडविल बनाने के लिए इंश्योरर की तरफ से किया जाता है, ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहती है। क्लेम्स फ्रॉड्स एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो देखिए जब क्लेम आता है तो फ्रॉड होने के भी चांसेस रहते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फ्रॉड रेंजेस फ्रॉम माइल्ड ओवर सेटलमेंट of the value of items lost or damaged through an organized criminal activity designed to obtain the large sum of monies। तो देखिए आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस में इस तरह के क्लेम्स हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो क्लेम की वैल्यू रहती है ना, ये छोटे मोटे जो एक ओवर स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ आइटम से लेकर बड़ी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी तक जाते हैं, मतलब हर एक लेवल के जो फ्रॉड्स हैं होने की आशंका बनी रहती है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रिवेंशन करने की जरूरत है ना, उसके लिए क्या चाहिए उन्हें, तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्रॉड अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर ऑल क्लेम स्टाफ टू एनेबल पोटेंशियल फ्रॉड टू बी डिटेक्टेड एज द क्लेम इज हैंडल्ड। तो सारी जो क्लेम डिपार्टमेंट रहता है उन्हें फ्रॉड अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि क्लेम्स को इजिली हैंडल किया जा सके और अर्ली स्टेजेस पर ही पकड़ा जा सके। कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हाईलाइट द पोटेंशियल फ्रॉड्स based on the defined criteria identified from previous fraud experience। तो देखिए इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह हैं जिसमें कि इनको जो फ्रॉड्स वगैरह हैं उन्हें हाईलाइट किया जाता है, पकड़ा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट इंटरनल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, देन स्पेशलिस्ट इंटरनल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रोसेसेस रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी में जिससे कि फ्रॉड को होने से रोका जा सकता है। चलिए अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजेश कार कोलाइड विद द अनदर कार एंड द अदर कार्स ड्राइवर इज इंजर्ड, हु विल पे द क्लेम फॉर द अदर ड्राइवर। देखिए जो राजेश था ना बेचारा, इसकी कार होगी कोलाइड किसी और व्यक्ति के साथ। अब जो दूसरा कार का ड्राइवर था ना वो हो गया इंजर्ड। अब बताना है कि जो ड्राइवर है ना उसे क्लेम कौन पे करेगा। ऑप्शंस हैं, राजेश विल पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अदर ड्राइवर विल हैव टू पे ऑन हिज ओन फॉर द ट्रीटमेंट कॉस्ट एज ही डज नॉट हैव एनी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल एंड राजेश इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए ऐसे केस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल के द्वारा जो है क्लेम की पेमेंट की जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेयरिंग ऑफ द क्लेम बिटवीन टू इंश्योरर्स इज कॉल्ड एज, आपको बताना है कि दो इंश्योरर्स के बीच में अगर क्लेम्स की शेयरिंग हो तो उसे क्या कहा जाता है? सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, री इंश्योरेंस या फिर री इंस्टेटमेंट? तो देखिए इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रीब्यूशन। शेयरिंग ऑफ द क्लेम्स बिटवीन टू इंश्योरर्स इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The responsibility on proving the claim is covered rest with डैश। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो क्लेम है ना उसकी वैल्यू जो है वो कवरेज में है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूव करना? तो ऑप्शंस है थर्ड पार्टी, इंश्योरर, इंश्योर्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो इंश्योर्ड की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ABC building is insured for rupees 12 crore and the machinery for 3 crore. The true value are 18 crore and 4 crores respectively. तो देखिए जो इंश्योरेंस ली गई ना, सम इंश्योर्ड लिया गया बिल्डिंग के लिए, वो था 12 करोड़ पर जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो 18 करोड़ है। और मशीनरी के लिए जो सम इंश्योर्ड लिया गया वो 3 करोड़ लिया गया, पर उसकी जो वैल्यू है वो है 4 करोड़। There is a serious fire and the building suffers the damage to the tune of rupees 10 crore and machinery to rupees 3.6 करोड़। तो देखिए सीरियस फायर की वजह से बिल्डिंग को जो नुकसान हो गया वो 10 करोड़ का हो गया और मशीनरी को हो गया 3.6 करोड़ का। अब जो क्लेम पेएबल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए क्लेम पेएबल होगा ना उसकी वैल्यू होगी 9.36 करोड़। अब ये वैल्यू कैसे आई, इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझेंगे। वैसे हम इसका एग्जांपल कर भी चुके हैं। क्लेम की जो वैल्यू है आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो मतलब क्लेम पेएबल होगा उसकी वैल्यू रहेगी सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू द क्लेम जो आपने ऑफर मींस किया है। तो सम इंश्योर्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और ट्रू वैल्यू कितनी है 18। तो 12 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि जो डैमेज हुआ है कितना हुआ है, जो क्लेम हम करेंगे मतलब जितनी डैमेज की वैल्यू है क्लेम जो अप्लाई किया जाएगा कितना है वो 10 करोड़ है ना। साथ ही साथ मशीनरी भी है तो प्लस कर लीजिए मशीनरी की भी वैल्यू। तो मशीनरी की जो सम इंश्योर्ड है वो कितनी है 3 और ट्रू वैल्यू कितनी है 4 और मल्टीप्लाई बाय जितना डैमेज हुआ है कितने का हुआ है 3.6 का। तो अब इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ जाएगी कितनी 9.36। तो जो क्लेम पेएबल होगा कंपनी की तरफ से अंडर इंश्योरेंस का ये केस है वो कितना हो जाएगा 9.36 करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A subrogation claim is recovered from the third party or which other party? तो देखिए जो सब्रोगेशन क्लेम है ना वो थर्ड पार्टी से रिकवर किया जाएगा और दूसरा कौन है जिससे वो रिकवर किया जाएगा? क्लाइंट्स इंश्योरर, थर्ड पार्टीज इंश्योरर, री इंश्योरर या फिर थर्ड पार्टी री इंश्योरर? तो देखिए इसका राइट आंसर है जो थर्ड पार्टी का री इंश्योरर है ना उससे और थर्ड पार्टी से सब्रोगेशन क्लेम को रिकवर किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट? आपको बताना है कि जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है ना उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा? पेमेंट मेड when the risk not covered under policy, payment made when the policy is void, payment made when the policy is cancelled and none of these। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा कि पेमेंट दे दी जाएगी जब रिस्क जो है वो पॉलिसी में कवर नहीं हो रहा है तब भी, और एक्स ग्रेशिया जो है ये कंपनी की गुडविल की वजह से कर दी जाती है अगर उनका कोई कस्टमर ऐसा हो जिसके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन हो तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स की जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। When there is a possible claim, the insured must initially advise the insurer within what time period? देखिए अगर क्लेम आ जाता है तो कितना समय के अंदर अंदर जो है इंश्योर्ड को इंश्योरर को इंटीमेशन देनी होगी? ऑप्शंस में है इमीडिएटली, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ। तो राइट आंसर इसका है इमीडिएटली, यानी कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके रिटर्न में जो है इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। अ फायर डेलिबरेटली कॉज्ड बाय द इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज। तो देखिए इंश्योर्ड की वजह से कोई फायर लग गई है गलती से है ना, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? इमोलेशन, मेलिशियस डैमेज, डेलिब्रेशन या फिर आर्सन? तो देखिए ऐसी कंडीशन को कहा जाता है आर्सन
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द क्वांटम, आपको बताना है कि क्वांटम जो है इनमें से किसे डिस्क्राइब कर रहा है। टाइम ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड, द लाइकली कॉस्ट ऑफ द क्लेम, नंबर ऑफ क्लेम्स या फिर साइज ऑफ क्लेम। तो देखिए क्वांटम जो है ना ये डिस्क्राइब करता है लाइकली कॉस्ट ऑफ द क्लेम, यानी कि क्लेम की कॉस्ट कितनी पड़ी है। ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। लीकेज रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लीकेज से आप क्या समझते हैं। वाटर लीकिंग फ्रॉम द डैमेज पाइप, कैश लॉस फ्रॉम द एम्प्लॉइज embezzlement, relates to the claim losses which can be recovered through the subrogation, excess etc. and drop in the claim reserves। तो देखिए जो लीकेज है ये क्या है, ये एम्प्लॉइज की लापरवाही की वजह से है कि उन्होंने सब्रोगेशन या फिर जो एक्सेस वगैरह थे उनको रिकवर नहीं किया, तो उससे जो नुकसान हो जाते हैं कंपनी को। इसलिए ऑप्शन सी यानी कि रिलेट करता है किससे, क्लेम लॉसेस विच कैन बी रिकवर्ड थ्रू सब्रोगेशन या फिर एक्सेस, तो उसे हम लीकेज कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉन स्टैंडर्ड क्लेम्स मींस, आपको बताना है कि नॉन स्टैंडर्ड क्लेम का मतलब क्या होता है। एक्सीडेंट ड्यू टू यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मशीन, claims intimated after long time where the insured may have committed a breach of condition or warranty, यानी कि जहां पर इंश्योर्ड ने जो भी कंडीशन या वारंटी है उसकी उल्लंघना की है, या फिर एक्ट ऑफ गॉड्स पेरिल। तो देखिए नॉन स्टैंडर्ड क्लेम है ऑप्शन सी, जहां पर ब्रीचिंग हुई है कंडीशंस या फिर वारंटी की, ऐसे क्लेम्स को नॉन स्टैंडर्ड क्लेम की कैटेगरी में रखा जाता है। आर्बिट्रेशन इज अ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस डन डैश। तो देखिए आर्बिट्रेशन जो है ये क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है, कहाँ किया जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में, बाय द ग्रुप ऑफ सर्वेयर्स, या फिर आर्बिट्रेटर्स के द्वारा जो कि दोनों पार्टीज ने चूज किया है, या फिर आर्बिट्रेरली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा। तो देखिए ये आर्बिट्रेटर्स के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोटर थर्ड पार्टी क्लेम्स आर टू बी सेटल्ड थ्रू, आपको बताना है कि मोटर थर्ड पार्टी क्लेम्स जो है ना वो किसके द्वारा सेटल किए जाते हैं। सिविल कोर्ट के द्वारा, इन हाउस कमेटी के द्वारा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा, या फिर सेशन कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के द्वारा इनको सेटल किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर जो है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है। इंटीमेशन ऑफ लॉस इज टू बी मेड at the exact time of loss, after 15 days, as soon as reasonably possible, any time after the loss। तो जो भी राइट आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।